A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to deliver an offline lecture for class 9th students. Subject is social science, and topic which I have chosen is the age of social change, which is from chapter number 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So बेटा सबसे पहले हम देखेंगे ये एज ऑफ सोशल चेंज क्या होती है. एज ऑफ सोशल चेंज होती हैं यानी ये एक ऐसा दौर था जब काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में सोशल चेंजेस होने लगे. सोशल चेंजेस यानी समाजी बदलाव होने लगे. तो ऐसा क्यों है कि अचानक से यूरोपियन कंट्रीज़ ये सोचने लगे कि हमारी सोसाइटीज़ में, हमारी नेशंस में कि ये सोशल चेंजेस आने चाहिए. ये इसका क्रेडिट जो है इसका सारा क्रेडिट फ्रेंच revolution of 1789 को जाता है. As you have already learned this chapter, that is chapter number 1, you have already learned many things about French Revolution of 1789 कि फ्रांस में जब इनकलाब आया तो क्या क्या चेंजेस वहाँ पे हुए. हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हुए, जैसे वहाँ पे सोशल चेंजेस हुए, जैसे वहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस हुए, जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस हुए. सोशल चेंजेस में हमने क्या देखा, हम ये जानते हैं कि ये तो आपको पता ही है, हम ये जानते हैं कि सोशल सिस्टम अगर हम देखेंगे लुइस 16 के अंडर, लुइस 16 जो कि बहुत बड़ा बादशाह था फ्रांस का, तो जब लुइस 16 का दौर था तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो कितनी स्टेट्स में डिवाइड थी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. दैट इज़ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर फर्स्ट स्टेट किन की थी, क्लर्जी वहाँ उस फर्स्ट स्टेट में थे. सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी, ये तो नोबिलिटी क्लास था. थर्ड स्टेट में हमने देखा कॉमन पीपल, जिसमें मर्चेंट्स आते थे, जिसमें लायर्स आते थे, जिसमें वर्कर्स आते थे, लेबर्स आते थे, पीजेंट्स आते थे, बहुत सारे लोग इसमें आते थे जिनको हम कॉमन्स भी कह सकते हैं. ये किस स्टेट में आते थे, ये थर्ड स्टेट में आते थे. तो हमने ये भी देखा जो ये पहले की 2 स्टेट्स थी, दैट इज क्लर्जी और नोबिलिटी जो थी, ये कह रही थी इन पे हैवी और डोमिनेंट, वी कैन से these 2 states were dominant. और ये जो तीसरी स्टेट थी that is third state, ये कहती ये सबऑर्डिनेट थी, ये सबऑर्डिनेट थी. तो फिर क्या हुआ बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया 1789 में, तो ये जो सोशल डिविजन्स था ये ख़त्म हो गया. तो जिसको हम कहते हैं कि एक सोशल चेंज हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. ठीक है. अब हमने देखा कि पॉलिटिकल चेंज की तरफ अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल चेंज कौन सी बड़ी पॉलिटिकल चेंज हुई थी जब फ्रांस में इनकलाब आया, तो हमने वहाँ देखा कि डेमोक्रेसी सेटअप हो गई. क्योंकि डेमोक्रेसी कैसे सेटअप हो गई, जब लुइस 16 को कत्ल किया गया और जब मोनार्की को डिस्ट्रॉय किया गया, मोनार्की को डिस्ट्रॉय करके फिर डेमोक्रेसी को फ्रांस में नाफिज किया गया. ठीक है. तो ये बहुत सारी चेंजेस हमने देखी हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो ये सारी चेंजेस अब बाकी यूरोपियंस देख रहे थे, तो वो भी चाह रहे थे कि ये सारी चेंजेस हमारी कंट्रीज़ में भी, हमारे नेशंस में भी होनी चाहिए. इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत बड़े जो 3 आइडियाज़ थे, न्यू आइडियाज़ जो डेवलप हुए, दैट इज आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी. ये तीनों आइडियाज़ जो थे ये नए आइडियाज़ थे जो कि कहाँ पे डेवलप हुए, कहाँ इमर्ज हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के दौर में हमने देखा कि फ्रांस में ये इमर्ज हुए. अब ये जब फ्रांस में इमर्ज हुए तो ये सारे जो ये आइडियाज़ थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो इसके चर्चे, इसके डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो थे पूरी यूरोप में सर्कुलेट होने लगे. यूरोप में यानी जर्मनी जिसमें आता है, फ्रांस जिसमें आता है, इटाली जिसमें आता है, इंग्लैंड भी जिसमें आता है, रशिया को भी हम इसी में शुमार करते हैं जब हम यूरोप की बात करते हैं, क्योंकि रशिया जो एक्चुअली एशियन कंट्री है बट इट लाइज क्लोज टू यूरोप. ठीक है. लेकिन सबसे अहम बात अब यहाँ सामने आती है. अब हमने यूरोप की बात की कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो भी चाहते थे कि ये सारी चेंजेस हमारी कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए कि जो फ्रांस में हुए. लेकिन
सारे ऐसे नहीं थे कि जो ये चाहते थे कि चेंजेस हो, कोई चाहता था चेंज हो, कोई चाहता था चेंज हो बट स्लो प्रोसेस में हो, कोई चाहता था कि चेंज नहीं होनी चाहिए। अब कौन चाहता चेंज चाहता था, ये हम एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें आता है, हमें पढ़ना है लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स वो लोग थे, लिबरल्स एक ऐसा तबका था जो चाहते थे कि सोसाइटी में, हम यूरोप की बात करें, माइंडेड पूरी यूरोप की, हम वो जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, सोसाइटी में कंप्लीट चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो कि क्या हो, रिलीजियस टॉलरेंट हो। रिलीजियस टॉलरेंट मतलब जिसमें हर एक मजहब एक जैसा हो, जिसमें हर एक मज़हब को एक खास रेस्पेक्ट दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मज़हब दूसरे मज़हब पर डोमिनेंट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि नेशन वो होना चाहिए जिसमें क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। जैसे कि हमने ये देखे, ये तीन सोशल चेंज, नेशन ऐसा होना चाहिए जो रिलीजियस टॉलरेंट हो, यानी इस नेशन में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि जो ये लिबरल्स थे ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं किन के साथ, डेमोक्रेट्स के साथ, क्योंकि हमने ये देखा ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में होती हैं। लेकिन यह हमें ख्याल रखना है क्योंकि हम लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं। लिबरल्स जो थे दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों ये अब डेमोक्रेट्स नहीं थे? क्योंकि लिबरल्स और डेमोक्रेट्स के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क था, एक बहुत बड़ी डिफरेंस थी। वो क्या थी? वो थी जो ये लिबरल्स थे दे डू नॉट बिलीव इन, या उन्होंने दे डू नॉट सपोर्ट, दे डू नॉट सपोर्ट इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? जो ये लिबरल्स थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब है जब मिनिमम ऑफ 18 ईयर एज को वोट दिया जाए, यानी 18 साल की उम्र के लोगों को वोट दिया जाए। वो ये चाहते थे कि हर एक बंदे को वोट नहीं देना चाहिए कि जिसकी उम्र 18 साल, बल्कि वो ये चाहते थे कि वोट सिर्फ उसी को देना चाहिए जिसके पास प्रॉपर्टी हो, यानी प्रॉपर्टी ओनर। गो यहाँ ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अक्सर देखते हैं कि वोट सबों को दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जिसकी लेकिन शर्त ये होती है कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लिबरल्स जो थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। अब क्या कहते थे ये कहते थे कि वोट का हक सिर्फ किन लोगों को होना चाहिए? जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो लिबरल्स थे ये क्यों कहते थे कि ये प्रॉपर्टी ओनर्स को ये वोट देने का हक हो, बल्कि ये इन्हीं लोगों में से थे जो ये लिबरल्स थे, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये लिबरल्स जो थे दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे वुमेन सफरेजेट मूवमेंट, वुमेन सफरेजेट मूवमेंट यानी ये वो मूवमेंट होती हैं जिसमें औरतों को वोट दिया जाए। अगर हम लिबरल्स की बात करेंगे, लिबरल्स जो थे ये अगेंस्ट थे इसकी, यानी ये चाहते थे कि औरतों को वोट देने का हक नहीं है। यानी यहाँ डेमोक्रेसी के खिलाफ हमने देखा एडल्ट फ्रेंचाइज, हर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। हमने ये भी देखा कि ये अगेंस्ट थे वुमेन्स वोट, ये नहीं चाहते थे कि हर औरत को यानी औरतों को वोट दिया जाए। तो ये हमने पढ़ा इनके बारे में, लिबरल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रेडिकल्स, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये वीडियोस जो होते हैं अपलोड करने में थोड़ी हमें मुश्किल होती है, इसलिए हमें थोड़ा प्रिसाइसली यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ता है। जो ये रेडिकल्स थे, ये रेडिकल्स कौन थे? ये रेडिकल्स जो थे ये भी चेंज चाहते थे, बट ये चाहते थे कि चेंज स्लो हो, ये चाहते थे कि चेंज स्लो हो। अब हम देखेंगे जो ये रेडिकल्स थे इनमें ये क्या चाहते थे? पहले ये चाहते थे कि नेशन ऐसा हो जिसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी की हो, इतनी की गवर्नमेंट होनी चाहिए।
نیشن ایسا ہو جہاں پر اگر میجارٹی آف پاپولیشن ہو، یعنی اگر کسی کنٹری میں مان لیا جائے کہ مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں اگر کرسچنوں کی آبادی اگر زیادہ ہو تو گورنمنٹ انہی کی ہونی چاہیے. یہ ان کا ماننا تھا. کن کا ماننا تھا؟ یہ ریڈیکلز کا ماننا تھا. اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ بھی البتہ ریڈیکلز جو تھے، ریڈیکلز میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ وومن سفریجٹ موومنٹ کو سپورٹ کیا. یعنی یہاں اگر ہم دیکھیں گے لبرلز اور ریڈیکلز میں بہت بڑا فرق تھا کہ لبرلز چاہتے تھے کہ وومنس کو ووٹ نہیں دیا جائے، ریڈیکلز چاہتے تھے کہ وومنس کو ووٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ریڈیکلز اور کیا چاہتے تھے؟ ریڈیکلز چاہتے تھے کہ انڈیویجول رائٹس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت آپ کو بتائیں گے. لیبرل چاہتے تھے کہ انڈیویجول رائٹس ہو، یعنی ایک انسان کو ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے پوری آزادی دینی چاہیے. لیکن یہ تو لبرلز بھی چاہتے تھے، لیکن ریڈیکلز کیا چاہتے تھے؟ ریڈیکلز چاہتے تھے کہ پراپرٹی، اگر ہم دیکھیں گے کہ پراپرٹی اونر اگر ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پوری سوسائٹی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ٹھیک بات ہے اگر ہم ایک انڈیویجول کو رائٹس دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک انڈیویجول کو پورا پاور نہیں دینا چاہیے. اس کا وہ کنسنٹریشن آف پاور ایک ایسے کسی خاص انسان پہ جو رچ ہو، یعنی جو پراپرٹی اونر ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تھی ریڈیکلز کی بات. ریڈیکلز کیا چاہتے تھے کہ ایسا نیشن ہو جو میجارٹی آف پاپولیشن جن کی جہاں میجارٹی آف پاپولیشن وہ انہیں کی گورنمنٹ ہو. ریڈیکلز کیا چاہتے تھے کہ وومنس سفریجٹ موومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے تھے. ریڈیکلز کیا چاہتے تھے کہ انڈیویجول رائٹس کو ہمیں سیف گارڈ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تیسرا کلاس جو بڑا اہم کلاس تھا وہ کنزرویٹیوز کا تھا. اب یہ کنزرویٹیوز کون لوگ تھے؟ کنزرویٹیوز وہ لوگ تھے جو سوشل چینج نہیں چاہتے تھے. کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پاسٹ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ ریسپیکٹ دا پاسٹ. یعنی یہ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ بادشاہ جو ہوا کرتا تھا، مونارکی سسٹم جب ہوا کرتا تھا، یہ کنزرویٹیوز کے لوگ جو تھے انہی میں سے تھے. ان کو ایک ریسپیکٹ ملتی تھی جب مونارکی سسٹم ہوا کرتا تھا. اسی لیے یہ سوسائٹی میں چینجز نہیں لانا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی میں جیسا رواج تھا، جیسا نظم و ضبط تھا، ویسا ہی ہمیں آگے بھی لے جانا چاہیے. یعنی پاسٹ کو ایک فل ریسپیکٹ دینی چاہیے. باقی چینجز تو آتی رہتی ہیں. چینجز اگر ہم دیکھیں گے سوسائٹی میں چینجز دیز آر انیویٹیبل. یہ ایک نیچرل فینومینن ہے. ایوولوشن آف سوسائٹیز ٹیکس پلیس. لیکن چینجز لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے پاسٹ کو زیادہ ریسپیکٹ دیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے. اس میں ہم نے لبرلز کے بارے میں پڑھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ریڈیکلز کیا چاہتے تھے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کنزرویٹیوز کیا چاہتے تھے. اللہ حافظ.